बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिमांड, और सेकंड हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के हमने एजम्पशन करने हैं, उसका शेड्यूल, उसके डायग्राम और डायग्राम के नेगेटिव होने की काजेज़। ठीक है, हमारे टू टॉपिक हैं डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड। डिमांड की डेफिनेशन: the amount of a commodity a person is willing and able to buy at a point of time is called demand. डिमांड क्या है? वो अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो पर्सन विलिंग भी कर रहा हो और उसके साथ उसकी पावर ऑफ परचेजिंग भी हो, एबल टू बाई उसी टाइम पे। यानी कि अगर कोई भी शख्स है, कोई भी पर्सन है, वो अगर उसमें दो एबिलिटी पाई जाती हैं, दो शर्त पूरी कर रहा है, तो दैट मीन उसकी क्या तलब, वो है डिमांड। फर्स्ट है विलिंग, यानी कि उसका इरादा हो। ठीक है, और सेकंड क्या है? एबल टू बाई, यानी कि उसमें कुव्वत हो, उस परचेज कर सकता हो, तो वो क्या कहलाएगा? एक ही टाइम में दोनों खूबियाँ पाई जाए, उसे क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ़कीर है, वो चाहता है कि मेरे पास कोठी हो, कार हो, क्या उसका इरादा तो है, लेकिन उसमें क्या एबिलिटी टू बाय नहीं है। एबिलिटी टू बाय नहीं, क्या उसमें इरादा तो है, लेकिन उस शय को हासिल करने की उसके पास कुव्वत नहीं है। और कोई पर्सन है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन उसका इरादा ही नहीं माना है कि वो कार वगैरह या कोठी वगैरह परचेज़ करें। दैट मीन क्या, एक शर्त तो पूरी हो रही है लेकिन दूसरी नहीं हो रही, तो वो क्या डिमांड में नहीं आएगा। डिमांड में वो चीज़ें आएंगी जब इंसान का इरादा भी हो और उसे हासिल करने की उसके पास प्राइस भी हो, तो दैट मीन वो डिमांड होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया डिमांड क्या है, कि उसके पास पैसे भी हो और इरादा भी हो, वो डिमांड कहलाएगा। दैन हम इसकी फंक्शनल रिलेशनशिप देखते हैं। डिमांड डिपेंड अपॉन प्राइस। सो फंक्शन क्या है? क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। यहाँ पे क्यू डी क्या है? क्वांटिटी डिमांड, और एफ फंक्शन, पी क्या है? प्राइस है। ठीक है, फंक्शन रिलेशनशिप क्या कह सकते हैं हम, कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो हमेशा किसका फंक्शन है? वो प्राइस का फंक्शन है। देन हम इसके लॉ ऑफ डिमांड की तरफ आते हैं। डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड: ऑदर थिंग रिमेन्स अनचेंज। मैंने अपने पिछले जो लेक्चर्स में बताया था कि इकोनॉमिक्स का जो भी लॉ हो उस पर ये लाइन ज़रूर लिखते हैं कि ऑदर थिंग रिमेन सेम, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के लॉ होते हैं ना, ये इंसान की ज़हनी कैफियत पे होते हैं। इंसान की ज़हनी कैफियत किसी वक्त चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से ये लॉ क्या कहते हैं दुरुस्त साबित नहीं हो सकती, इसलिए वो हमेशा ये लाइन लिखते हैं ऑदर थिंग रिमेन अनचेंज, कि बाकी जो तमाम चीज़ें वो चेंज ना हो। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, जब किसी भी शय की प्राइस बढ़ती है, इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। जब किसी भी शय की प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एंड अदर हैंड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, जब किसी भी शय की क्वांटिटी की प्राइस कम होती है, देन क्या इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, जब देन उसकी क्या होती है? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सिंपल, आप मार्केट में जाके देख रहे हैं, टमाटर पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जब टमाटर की कहा था ना कि 300 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं, तो उसकी डिमांड कितनी कम हो गई थी? कितने लोगों ने उसे खरीदना तर्क कर देकर छोड़ दिया था? क्यों छोड़ दिया था? उसकी प्राइस क्या कम हो गई थी, बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसकी डिमांड क्या होगी? कम हो गई। अब वही टमाटर 20 रुपये 30 रुपये किलो मिल रही है, तो उसकी क्या डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई है, क्योंकि के पास इतनी होती नहीं कुव्वत, वो प्राइस को देखते हैं। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम कर देते हैं, कि उससे ख़रीदना कम कर देते हैं। अगर किसी की चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो गई है तो उसकी कम कर देते, प्राइस कम हो गई है तो उसको ख़रीदना ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कम के लिए पैसे होते हैं। क्या वो सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं तो 10-20 रुपये तो निकाल ही सकते हैं ना, कि सब्ज़ी में से टमाटर वगैरह के लिए। अब 300 रुपये तो नहीं निकाल सकते, तो क्या करते हैं? उसकी जो टमाटर वो उसे ख़रीदना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर दिया उन्होंने? क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी चीज़ पे ये अप्लाई हो सकता है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? उसको कम कर देते हैं। आप खुद से कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं
कि अब इस चीज़ की प्राइस बढ़ी तो हमने ये कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई थी। तो इस तरह आप खुद से भी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये बहुत ही इजी लॉ है कि ये आम जिंदगी में बैठता है कि जब भी हम किसी की चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांड यानी कि उसको तलब करना बंद कर देते हैं, या ख़त्म कर देते हैं, या कम कर देते हैं। जब किसी प्राइस कम होती है तो हम उसको ख़रीदना या परचेज़ करना ज़्यादा कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। यह है लॉ ऑफ डिमांड। देन हम इसकी अजम्पशन की तरफ आते हैं। अजम्पशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है कांस्टेंट इनकम, यानी कि अगर आपने ये ला के बनाया है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो आप इसकी डिमांड कम कर देते हैं, जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो हम इसकी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन उसके लिए क्या आपकी ज़रूरी है कि आपकी इनकम फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी तो उसके साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ी, देन क्या करेंगे, आप परचेज़ करना शुरू कर देंगे क्योंकि आपके पास इनकम है, आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ गई और प्राइस भी बढ़ गई तो आपने क्या किया, परचेज़ कर सकते, तो देन ये ला दुरुस्त साबित नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी इनकम क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट टेस्ट, जब किसी चीज़ हमने कहा है ना कि जब प्राइस कम होती है तो हम पर डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। ज़रूरी इसके लिए क्या है कि आपका जो टेस्ट है वो कांस्टेंट रहे। आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो टेस्ट है वो चेंज हो गया तो आप उस गुड्स को परचेज़ नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी प्राइस क्या कम हो गया, उसके बावजूद आप परचेज़ नहीं करते क्योंकि आपका टेस्ट ही नहीं रहा उसमें, तो ये ला क्या दुरुस्त साबित नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने क्या अजम्पशन दिया है कि जो आपका टेस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। थर्ड इसके अजम्पशन क्या है, कांस्टेंट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। बहुत सी ऐसी होती है ना मार्केट में कि जिसकी प्राइस आपकी क्वांटिटी से भी कम होती है, तो आप क्या करते हैं, उससे छोड़ के आप अपनी जो क्वांटिटी पहले परचेज़ कर लेते हैं उससे छोड़ के उससे परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वांटिटी आप परचेज़ कर रहे हैं, पहले आप कॉफ़ी वगैरह परचेज़ कर रहे थे, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ी, आप पहले चाय परचेज़ कर रहे थे, उसकी प्राइस बढ़ी तो आपने कॉफ़ी परचेज़ करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? उसकी प्राइस बढ़ गई तो लोग क्या उस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर इसकी कम भी हो जाए लेकिन उससे हम कॉफ़ी की प्राइस कितनी कम हो जाए, चाय के बराबर तो नहीं होगी ना, तो इसलिए कहते हैं जो प्राइस है ना सब्स्टिट्यूट की, उससे वो भी कांस्टेंट हो, वो भी चेंज ना हो। नो डिस्कवरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का सिंपली मतलब क्या होता है, नेमोल बदल, यानी कि टी का नेमोल बदल क्या है, कॉफ़ी। पेट्रोलियम का नेमोल बदल क्या, CNG। पेन का नेमोल बदल क्या, बॉल पेन, यानी कि आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्वांटिटी के एक यूज़ के लिए आप दो क्वांटिटी होती है ना, उससे कहते हैं नेमोल बदल, यानी कि सब्स्टिट्यूट। जब ये आप ला यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी न्यू डिस्कवरी नहीं कर सकते, कोई भी न्यू सब्स्टिट्यूट नहीं निकाल सकते। देन हमारा अगला एग्जाम्पशन हो सकता है नो चेंज इन पॉपुलेशन। जैसे कि हम जब अब ये आप अप्लाई कर रहे हो तो अपनी जो पॉपुलेशन है वो चेंज ना हो। क्या इसका पॉपुलेशन का क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे कैसे इफेक्ट है, जैसा कि अगर किसी प्राइस कम होती है तो लेकिन उसकी क्या कहते हैं, हम कहते हैं डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि अगर प्राइस क्या कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ जाए तो क्या नहीं होगी, उसकी प्राइस कम होगी तो लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो होगी उसके मालिका या जिसने भी वो चीज़ बनाई होती है वो क्या ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसके बाद जितनी सप्लाई नहीं होगी कि जितनी वो उसकी डिमांड पूरी कर सके, तो जिसकी वजह से ये ला दुरुस्त साबित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी आपने पॉपुलेशन है आप उसको चेंज ना करें, कितनी है उतनी कांस्टेंट रखें। इसके बाद हमारा सिक्स अजम्पशन है नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज प्राइस देन इंक्रीज प्राइस। फॉर एग्जांपल होता है ना कि आपने बहुत सारी क्वांटिटी अपने डिमांड क्या कहते हैं जो सप्लायर है उसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी क्या कहते हैं पैदा कर ली, जब बना ली फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसने बना ली, पैदा कर ली, प्रोड्यूस कर ली, उसने क्या सोचा होगा कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो, एक्सपेक्टेशन के बराबर ना हो। जैसा कि होता है ना कोई जंग वगैरह हो जाए या फ्लड आ जाए, यानी कि सैलाब आ जाए
जहाँ अर्थक्वेक आ जाए तो जिसकी वजह से जो आपने एक्सपेक्टेशन की हो जाती है, जो आपने सोचा होता है वैसा नहीं होता, देन उन हालात में भी ये लॉ दुरुस्त साबित नहीं होता। होमोजीनियस 7 हमारे एग्जाम्पल में आज द यूनिट ऑफ कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस, यानी कि जो आप होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा है, जैसा कि आपने जो भी कमोडिटी बनानी है एक जैसी बनानी है, उसमें डिफरेंस ना हो इतना ज़्यादा। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है कॉन्स्टेंट सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस क्या होता है? जो भी हमारा सर्कमस्टेंसेस आमतौर पे माहौल को कहते हैं। It is assumed that circumstances are normal and there is no abnormal changing in the circumstances, यानी कि जो हमारा circumstance यानी कि माहौल है वो हमारा क्या करे, नॉर्मल है, उसमें कोई भी abnormal चीज़ ना हो। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पशन था। देन हम इसे ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली के पहले आपको इसकी लॉ के बारे में बताना चाहिए। लॉ क्या है? जब हमारी प्राइस किसी कमोडिटी की इंक्रीज होती है तो उसकी कमोडिटी उसकी क्या कहते हैं क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। इस हिसाब से उन्होंने कि उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है और डिमांड क्या है, डिक्रीज़ हो रही है। उस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी क्या प्राइस बढ़ रही है, ये कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है 5 तक आ गया। देन क्या हो रहा है, उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है 8 10 8 6 4 2 1, यानी कि 0 जब प्राइस थी तो हम उस चीज़ की क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 10 थी। देन क्या है, एक प्राइस होगी किसी क्वांटिटी, देन उसकी डिमांड क्या कम होगी, जो फ्रीली जिसे मिल रहा था वो बहुत से लोग उसे छोड़ के चले गए। देन उसकी और प्राइस बढ़ गई, 1 के बजाय 2 पे आ गई, तो देन उसकी क्वांटिटी डिमांड और कम होगी, 8 के बजाय 6 पे आ गई। देन फिर भी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, 2 के बजाय 6 3 हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी डिमांड और कम हो जाएगी, 6 बाय 4। उन्होंने चेंज इक्वली रखना है, यानी कि प्राइस में क्या 1 का चेंज रखा तो 1 का ही रखेंगे, क्वांटिटी डिमांड में 2 का रखा तो 2 का ही रखेंगे। ठीक है, आपने कैसे बनाना है, उलट बनाना है। उलट किस हिसाब से बनाना है कि जब प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांड कम होती है। ऑपोजिट हो गया ना, कि एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है, क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये देखें, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया हुआ है कि हमारी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रही है, ये देखें इंक्रीज़ प्राइस ऑफ डिमांड, और हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। देन हम इसे ग्राफिकली देखते हैं। जो ग्राफिकल होते हैं ना प्राइस, वो ऑलवेज वाई एक्सिस पे होती है, ये वाई एक्सिस पे ऑलवेज प्राइस इन इकोनॉमिक्स, मैथ में उलट होता है। और जो एक्स एक्सिस पे होते हैं ऑलवेज डिमांड सप्लाई, जो कोई भी, लेकिन प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे होती है। ठीक है, जो हमने वाई प्राइस कैसे लिखनी है, 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक हमने प्राइस रख ली। ठीक है, देन हमने क्या करना है, क्वांटिटी डिमांड कहाँ तक रखनी है, 0 से लेकर 10 तक। 0 हमेशा यही पॉइंट होता है, 0 से लेकर, ये देखिए 0 से लेकर 10 तक ये हमारी होगी। ठीक है, 10 तक आ गई। फर्स्ट हमारा क्या बन रहा था, 0 और 10 का, 0 और 10 का लेना है। 0 हमारी क्या थी, 0 प्राइस, और 10 हमारी डिमांड है। 0 प्राइस, ये प्राइस 0 है ना, और डिमांड ये 10 है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो डी है वो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट बन रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है, 1 प्राइस और 8 डिमांड। 1 प्राइस, ये 1 प्राइस और ये 8 डिमांड। ठीक है, 1 प्राइस और 8 डिमांड बन गया। थर्ड हमारा इसके बाद क्या है, 2 और 6। 2 और 6 क्या है हमारा, 2 हमारी प्राइस होगी और 6 हमारी डिमांड होगी। ठीक है, उसके बाद 3 और 4, 4 और 2, और हमारी यहाँ पे क्या क्वांटिटी डिमांड 0 और हमारी प्राइस 5 है। ठीक है, ये ग्राफ आपको समझ आ गया कैसे बना हुआ है, कि इन्हीं दोनों को मिला के उन्होंने ग्राफ बना दिया। वाई एक्सिस पे प्राइस रखी और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड रखी और उसकी पुट कर दिया। फर्स्ट पे हमारे 0 प्राइस थी और 10 पे बन गया। देन हमारी प्राइस 1 हुई तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड थी वो 8 पे आ गई, फिर 2 पे 6 पे आ गई, 3 पे 4 पे आ गई, 4 पे 2 पे आ गई और 5 पे 0 पे आ गई। देन हमने हमारा लास्ट टॉपिक क्या था,
काजेस ऑफ नेगेटिव स्लोप, स्लोप क्या है कि हमारी ये काजेस क्यों हैं। हमने पहले कहा है ना कि हमारा जो डिमांड कर्व है नेगेटिव स्लोप का होता है। उन्होंने पूछा कि नेगेटिव कर्व स्लोप का क्यों होता है, उसके काजेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर, कि जो बहुत से बायर ऐसे होते हैं कि जब इस किसी भी बहुत के ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जब किसी क्वांटिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी परचेजिंग क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, तो उसकी नेगेटिव स्लोप की सबसे बड़ी वजह यही होती है। क्योंकि जब जो आप किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो आप उसकी डिमांड कम कर देते हैं, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने की वजह से नेगेटिव स्लोप होती है। देन हमारा सेकंड काजेस है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। जब किसी भी प्राइस की कम होता है, किसी भी क्वांटिटी की प्राइस कम होती है, दैट मीन हमारी क्या रियल इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर किसी क्वांटिटी की इंक्रीज होगी दैट मीन हमारी रियल इनकम क्या हो रही, कम हो रही है, तो हम उसकी परचेजिंग पावर कम कर देते हैं, जिसका नेक्स्ट इफेक्ट होता है। रियल इनकम क्या होती है कि आप कोई भी, आपके पास 10 रुपये हैं, आपने एप्पल भी खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। अगर आपको एप्पल 1 रुपये में मिल जाए, उसकी आपकी रियल इनकम ज़्यादा है, यानी कि आप 10 रुपये में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर वही एप्पल आपको 2 रुपये या 3 रुपये या 4 रुपये में मिल रहा है, तो आपकी रियल इनकम क्या है, बहुत कम है, यानी कि आप 2-3 चीज़ें खरीदेंगे और आपकी इनकम ख़त्म हो जाएगी। तो ये रियल इनकम होता है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप सब्स्टिट्यूट है कि आप अगर एक चीज़ की डिमांड क्या कहते हैं प्राइस बढ़ती है, तो आप कंज्यूमर क्या कहता है कि दूसरी चीज़ को परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कर्व है नेगेटिव बनता है। क्योंकि जो आप बहुत सी होती है ना, क्या कहते हैं मेन चीज़ें कि आपको जैसे नेसेसरी गुड्स कहते हैं, वो आपको परचेज़ करनी ही पड़ती हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूट होने की वजह से लोग क्या करते हैं, अगर चीज़ की प्राइस बढ़ी है तो आपने उसे छोड़ दिया, उसके सब्स्टिट्यूट को परचेज़ करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर वीट की प्राइस बढ़ गई है तो लोग क्या करते हैं, राइस को परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर टी की प्राइस बढ़ गई है तो कॉफ़ी को परचेज़ करना शुरू कर देगा। अगर बॉल पेन महंगा होगा तो पेन को परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट है, जिसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप का है। नेगेटिव स्लोप होने की 3 वजूहत है, एक प्राइस की वजह से, एक इनकम की वजह से और थर्ड सब्स्टिट्यूट की वजह से। आई थिंक आपको समझ आ गया कि डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसके जम्पशन क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, उसका ग्राफ क्या है और उसके नेगेटिव ग्राफ के नेगेटिव होने की वजूहत क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।